वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस को डिक्रीज करती हैं, डिक्लाइन करती हैं। बेसिकली पैरासिम्पैथोलिटिक दो वर्ड से मिलके बना है। एक पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा लिटिक। लिटिक का मतलब होता है डिक्रीज करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो बेसिकली ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस को डिक्रीज करते हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का, कि एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एगोनिस्ट हमने कहा था ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फंक्शंस को इंक्रीज करती हैं। ऑन द अदर हैंड एंटागोनिस्ट वो आपकी ड्रग्स होती हैं जो आपकी फंक्शंस को डिक्रीज करती हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट की हमने फिर दो टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने कहा था कॉम्पिटिटिव होते हैं, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो अब हम वो चीज़ें आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कौन सी ड्रग्स पढ़े? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। और ये जो आपके जो भी रिसेप्टर्स हमने अभी पढ़े हैं, हमने अभी मस्करीनिक रिसेप्टर्स पढ़े थे पैरासिम्पैथेटिक के, और निकोटिनिक रिसेप्टर पढ़े थे। अब ये ड्रग्स क्या करेंगी? इन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, सो दैट आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो अब हम इनके ड्रग की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। ड्रग की क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपके पास थ्री टाइप्स आती हैं: एंटी मस्करीनिक एजेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। जो एंटी मस्करीनिक एजेंट्स हैं, ये किधर काम करेंगे? ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे काम करेंगे और मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ये जो बाकी दो हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ये बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स में हमने पढ़ा था एन और एन। ठीक है, तो जो एन था वो था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के दरमियान में, यानी कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो साइनेप्स था, जंक्शन था, उसको वहां पर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? वहां पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली उन रिसेप्टर्स को जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरी जो टाइप थी निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, वो थी एन। और एन में हमने बोला था कि एन बेसिकली न्यूरॉन्स के दरमियान में, न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान में जंक्शन होता है। और ये जो जंक्शन है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कहाँ पर होता है? ये बेसिकली आपकी गैंग्लियाज में होता है। और गैंग्लियाज क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। और ये आपके ऑर्गन्स के करीब भी लोकेट करती हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के करीब भी लोकेट करती हैं। तो ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स बेसिकली ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स के जंक्शन के मिड में। ठीक है, और उन्हें भी ये कुछ मेडिसिन जिन जो हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, वो इन्हें ब्लॉक कर देती हैं। अब जो एंटी मस्करीनिक एजेंट है उनमें सबसे पहले आपकी एट्रोपिन है, देन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है, उसमें मेकामाइलामीन है, देन न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर ब्लॉकर्स आते हैं जिनमें आपका सक्सिनाइल कोलिन और ट्यूबोक्यूरारिन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ड्रग की तरफ आते हैं जो है आपकी एट्रोपिन। ठीक है, एंड एट्रोपिन जो कि है आपकी एंटी मस्करीनिक एजेंट। सबसे पहले इसका आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये कैसे काम करती है। उससे भी पहले हम देख लेते हैं इसका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर क्या है? ये बेसिकली एट्रोपिन भी आपकी क्या है? ये टर्शरी अमाइन है। अमाइन हमने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली कौन से ग्रुप को बोलते हैं। ये बेसिकली NH2 ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल में लिख लेते हैं NH2। NH2। ठीक है, तो ये बेसिकली अमाइन होता है। अब जब जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अभी हम दोबारा से इसे लिखते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम जो नाइट्रोजन है दो बॉन्ड बनाएगा तो इट्स अमीन, अमाइन। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि जो आपका नाइट्रोजन है वो आपके फोर बॉन्ड बना ले। ठीक है, फोर बॉन्ड बना ले। जब नाइट्रोजन आपके फोर बॉन्ड बनाता है तो उसे बेसिकली टर्शरी बोलते हैं। ठीक है, और टर्शरी, और अगर उसके चारों तरफ हाइड्रोजन अटैच हो या तीन तरफ हाइड्रोजन, और आपकी बाकी बॉन्ड्स बाकी कोई भी चेन लगी है या कुछ भी है, तो इसे हम बेसिकली बोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शरी अमाइन। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपका टर्शरी अमाइन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है कि आपका ये जो टर्शरी अमाइन है एट्रोपिन, ये कहाँ से हम लेते हैं? ये बेसिकली बेलाडोना जो प्लांट होता है, ये उससे हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ये बेलाडोना एल्कलाइड है। और एल्कलाइड बेसिकली किन कंपाउंड्स को कहते हैं? एल्कलाइड्स बेसिकली उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि आपके नेचुरल ओरिजिन के होते हैं, और मतलब नेचुरली किसी भी प्लांट्स या नेचुरल बॉडी से हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, और उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होंगी तो उन्हें हम एल्कलाइड बोलेंगे। उसके बाद इनका फर्दर क्या है कि ये हाई एफिनिटी है इनकी मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ, यानी कि जो एट्रोपिन है वो ज़्यादा मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे वर्क करती है। ठीक है, उसके साथ जाके बाइंड करती है, और बाइंड भी कैसे करेगी? कॉम्पिटेटिवली। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट में ना वो जो हमारा डिफरेंस था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का, और जो एंटागोनिस्ट के टाइप हैं उन्हें हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि आगे ये फर्दर टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होंगी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम उससे डिस्कस कर रहे थे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को। अच्छा, अब आपकी जो एगोनिस्ट ड्रग होती हैं वो बेसिकली रिसेप्टर्स पे, जैसे यहाँ पर ये रिसेप्टर आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब जब वो इस रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगी तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? इसके रिजल्ट में जैसे ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आके इस रिसेप्टर पे अटैच हुआ, ये आयन चैनल ओपन हो गया, और यहाँ पे आयंस की मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इस रिसेप्टर की। तो बेसिकली ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर था इसने एज अ एगोनिस्ट काम किया। ठीक है, इसकी जगह कोई ड्रग भी हो सकती है, जिस तरह हम एसिटाइल कोलिन सिंथेटिकली अगर प्रिपेयर करें और बॉडी में इंस्टिल करें तो वो एज अ ड्रग काम करेगी। वो जाके यहाँ पर बाइंड करेगी, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। तो बेसिकली वो इसके फंक्शंस को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो जब ये वो इसके फंक्शंस को इंक्रीज कर रही है तो वो उसे हम बोलेंगे एगोनिस्ट ड्रग। उसके ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर जैसे ये भी वही रिसेप्टर है, अभी इसके साथ कोई मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। अब होता क्या है कि यहाँ पर उस एगोनिस्ट मॉलिक्यूल की जगह, ठीक है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जगह यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आके बाइंड कर गया। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है ना, ये इसका नेचुरल जो आप कह लें नेचुरल जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे ना मिलता जुलता है, ना इसकी कोई इसके साथ एफिनिटी है। अब ये बाइंड तो हो गया, इसने वो जो स्पेस थी उसको तो फिलअप कर लिया, लेकिन ये जो डोरवे है ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये डोरवे ओपन नहीं होगा, ये क्लोज ही रहेगा। तो और यहाँ पर जिस न्यूरोट्रांसमीटर ने आकर बाइंड करना था उसकी जगह भी ये इसने ब्लॉक कर दी। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर आके आके बाइंड नहीं कर सकेगा, और वो बाइंड नहीं कर सकेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं होगा और ये ओपन नहीं होगा। तो एगोनिस्ट जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि वो रिसेप्टर्स को जाके, वो रिसेप्टर कोई एंजाइम भी हो सकता है, वो रिसेप्टर कोई मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी हो सकता है, उस पर जाती हैं, उसे ब्लॉक कर देती हैं, और उसके रिजल्ट में होता क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी उस रिसेप्टर की वो नहीं हो सक रही होती। ठीक है, तो इस तरह से एक तो ये इस तरह से काम करते हैं। अब जो एंटागोनिस्ट है उसकी दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव है, एक कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव है। तो जो कॉम्पिटेटिव वाली होती है ना वो इस रिसेप्टर पे कुछ टाइम के लिए बाइंड करती हैं। जब ये जो नेचुरल मॉलिक्यूल है इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपके यही जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं ये आ गए, ठीक है, बहुत सारे। अब उसके रिजल्ट में होगा क्या? उसके रिजल्ट में ये जो आपका मॉलिक्यूल था एंटागोनिस्ट मॉलिक्यूल, ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ये यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, और वो वापस से आकर जो आपका नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है वो आके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इनके दरमियान में कंपटीशन होता है कि कौन आके बाइंड करेगा। तो ऐसे जो एंटागोनिस्ट होते हैं, ऐसी एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। इसके पैरेलल में अगर हम देखें कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं, कुछ ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो परमानेंटली इस रिसेप्टर पे आके बाइंड कर जाते हैं।
तो अगर कोई ड्रग परमानेंटली रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी, उसके समझ ले रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को ही उसने ख़राब कर दिया, या किसी एंजाइम एज अ रिसेप्टर काम कर रहा था उस एंजाइम के साथ आके बाइंड कर लिया और उसे परमानेंटली डैमेज कर दिया, तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। ठीक है, और वो परमानेंट डैमेज कॉज करती हैं, और जब तक न्यू रिसेप्टर आपकी बॉडी नहीं बनाएगी तब तक वो फंक्शन दोबारा से रिस्टोर नहीं होता। तो ये बेसिकली आपके एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट की बात आ गई, और जो आपकी एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। ठीक है, जो अब हम एट्रोपिन पढ़ेंगे वो बेसिकली जो आपके रिसेप्टर होते हैं, कौन से रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर्स, उन पे जाके इसी तरह बाइंड कर लेती हैं, और जो नेचुरल एसिटाइल कोलिन ने जहाँ पर बाइंड करना था वो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर सकता, रिसेप्टर ओपन ही नहीं होते, और आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, तो अब उसके बाद ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करते हैं, यानी कि जब लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाएगा तो ये डी अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एसिटाइल कोलिन को फ्रॉम बाइंडिंग टू दूस साइट्स। ठीक है, उस साइड पे बाइंड करने से रोकते हैं। एट्रोपिन जो है आपकी सेंट्रली भी काम करती है और पेरिफेरली भी। पेरिफेरली और सेंट्रली का क्या मतलब है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी जो लिम्स वगैरह हैं, जो आपकी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोनल चैनल है, वो आता है। तो एट्रोपिन दोनों में काम करता है, दोनों में जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं उनमें काम करेगा। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 4 आवर्स तक ये काम करती है। ये टिपिकली अगर हम देखें तो टॉपिकली आइज में इंस्टिल की जाती है, आइज के लिए यूज होती है। एक्शन ऑफ एट्रोपिन अब देख लेते हैं, डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पे क्या है। तो जो हमने उस टेबल में पढ़े थे वही सारे हम यहाँ पर रिपीटेडली देखेंगे, वो सब डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ये पैरासिम्पैथोलिटिक है। तो आई पे क्या होगा, नेचुरली मायोसिस हो रही थी, ये माइड्रियासिस करेगा। माइड्रेसिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ आई। ठीक है, ये नैरो एंगल ग्लोकोमा में यूज होता है, और ग्लोकोमा मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली इसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में यूज होता है। उसके अलावा जीआईटी में एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पे काम करता है। अब कभी कभी आप देखते हैं कि आपको इंटेस्टाइन्स में क्या हो रहा होता है, क्रैम्प्स पड़े होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, तो उसको कहते हैं स्पेज़म। स्पेज़म बेसिकली एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन को। ठीक है, तो उस कंडीशन को काउंटर करने के लिए भी ये यूज़ होती है, एंटी स्पाज्मोडिक, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में आपका क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन था कि सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इस केस में जब ये प्रोड्यूस होगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्राई माउथ हो जाएगा, स्वॉलोइंग डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, टॉकिंग में भी इशू आएगा। रिस्पायरेटरी ट्रैक में पैरासिम्पैथेटिक क्या करी थी, सिक्रीशंस को ज़्यादा कर रही थी, ये क्या कर देगी, इस रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस को रिड्यूस करेगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगी, ये आपकी कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करेगी लो डोजेस पे, और हाई डोजेस में क्या करती है, कार्डिक रेट को इंक्रीज करती है। अब ये थोड़ा सा ऑपोजिट एक्शन है इसका, लेकिन ये डोज डिपेंडेंट एक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपके स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स पे ये इनहिबिट करती है स्वेट की प्रोडक्शन को, और स्किन को ड्राई करती है और हॉट भी करती है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें, अभी हमने क्या देखे, अभी हमने इनके देखे एक्शंस कि किस ऑर्गन पे क्या एक्शन है। अब हम देखेंगे इनके थेरेप्यूटिक यूजेस क्या हैं, किस डिजीज कंडीशन में यूज होती हैं। तो सबसे पहले आपका ऑफ्थेल्मिक आ जाता है। ऑफ्थेल्मिक मतलब आईज की। ठीक है, तो बेसिकली जब आपका एग्जामिनेशन होता है, जब आपकी आई का चेकअप कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपके रेटिना को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए ऑप्टिक डिस्क को, इन सब को आपकी एट्रोपिन ऐड की जाती है आपकी आई में। ठीक है, सो दैट इन सबको एक्यूरेटली मैयर किया जा सके, आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स को, इन सबको, क्योंकि ये माइड्रेसिस कॉज कर देती है और विजुअलाइजेशन इजी हो जाती है। उसके बाद एंटीस्पाज्मोडिक, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीआईटी को रिलैक्स करती है, ब्लेडर को भी रिलैक्स करती है। एंटी सिक्रेटरी में देखें तो रिस्पायरेटरी सिक्रीशन को डिक्रीज करती है, सलाइवा की सिक्रीशन को भी डिक्रीज करती है। बिफोर सर्जरी यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद मोशन सिकनेस है। मोशन सिकनेस में ये है कि
जो ट्रैवलिंग में आपको सिकनेस फील होती है, नोजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है। अब इस केस में क्या है कि आपकी जो एट्रोपिन है वो प्रोफाइलैक्टिकली यूज होती है। प्रोफाइलैक्टिक मतलब बचाव के लिए। आप जैसे अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है तो आप ट्रैवलिंग से हाफ एन आवर पहले ले लें, ठीक है। तो ये आपको 4 to 6 आवर तक क्या करेगी, ये आपको 4 to 6 आवर तक वो उस प्रोटेक्टेड रखेगी एक तरह से। उसके बाद है एंटीडोट ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब हम देखें, हमेशा याद रखिएगा, एक जो इनके ड्रग्स हैं वो दूसरे के एंटीडोट हैं। जैसे जो एगोनिस्ट है वो एंटागोनिस्ट के एंटीडोट है, जो एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट के एंटीडोट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर एक की किसी भी वजह से ओवर यूज हो जाता है, उसकी ओवरडोज हो जाती है बॉडी में, तो दूसरा जो होगा इसके ऑपोजिट वाला वो इसको काउंटर करेगा। तो सेम एज दैट, जब आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हमने पढ़े, एसिटाइल कोलिन पढ़ा हमने, फाइजोस्टिगमिन पढ़ा हमने, इकोथायोफेट पढ़ा, अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाए तो बेसिकली एट्रोपिन यूज की जाती है उसके ओवरडोज को काउंटर करने के लिए। ये क्या करेगी, यही यहाँ पर मेंशन है कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं उनको बेसिकली ये क्या करती है, वो जो भी हैं ड्रग्स, उनके इफेक्ट को ये उनकी ओवरडोज के लिए ये यूज होती है। इंसेक्टिसाइड्स और मशरूम पॉइजनिंग वगैरह के केस में भी आपकी एंटीडोट के तौर पे यूज होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है जीआईटी से, आपकी पार्शियली लिवर से मेटाबोलाइज होती है और रिमूव होती है आपकी यूरिन से। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 4 आवर्स है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में ये अगर बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है तो आपका ड्राई माउथ कॉज करेगी, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्टलेसनेस कॉज करेगी, उसके अलावा कंफ्यूजन भी कॉज करेगी। ये सारे इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। जो नेक्स्ट ड्रग है आपकी वो है मेकामाइल अमीन, जिसे हम कहते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ठीक है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, ये हमने बताया कि ये न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये ड्रग उस पे जाके वर्क करती है, ठीक है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट भी है और सिंपैथेटिक गैंग्लियाज का भी पार्ट है। दोनों में जो गैंग्लियोनिक लेवल है ना, उन दोनों में आपका यही होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगले जो रिसेप्टर होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। गैंग्लियास के लेवल पे दोनों में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी एक ही रिसेप्टर्स हैं। लेकिन जो उससे नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, जो आपकी ऑर्गन मसल के दरमियान में जो स्टेज आ जाती है गैंग्लिया से आउटसाइड बस, तो वो जितनी स्टेजेस भी आएंगी उनमें आपके फिर पैरासिम्पैथेटिक के जो आ जाते हैं वो निकोटिनिक या मस्करीनिक आ जाते हैं रिसेप्टर्स, और जो सिंपैथेटिक है उसमें अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, ये जो है इंटायर आउटपुट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है, ब्लॉक कर सकती है बाय बाइंडिंग टू निकोटिनिक साइट्स, ठीक है। क्योंकि देखो पैरासिम्पैथेटिक में भी काम कर रही है, सिंपैथेटिक पे भी, तो दोनों की आउटपुट को ये ब्लॉक करने की एबिलिटी इसकी होती है। अब ये है, ये ज़्यादातर जो है एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी है उसमें यूज़ की जाती है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी कॉम्पिटेटिवली बाइंड करती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिवली नहीं करती, कॉम्पिटेटिवली ही निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो 10 आवर्स तक है, और ओरल भी इसके एब्जॉर्प्शन होती है, अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है। थेरेप्यूटिक एक्शंस की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ की जाती है, ठीक है, समवट। उसके बाद जो आपके ड्रग्स हैं वो आपकी कौन सी हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। अभी हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स पढ़े, अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इनमें भी होते आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स ही हैं। ये भी क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो जंक्शन होगा उसको ये बेसिकली ब्लॉक करेंगे।
अच्छा, अब उसके बाद ये वर्क कैसे करते हैं, ये क्योंकि ना एनालॉग होते हैं एसिटाइल कोलिन के। एनालॉग का मतलब होता है मिलता जुलता स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही आपकी नेचुरल एसिटाइल कोलिन है, जो जिसने जाके निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करना होता है और एक्शन परफॉर्म करना होता है, ये उससे मिलती जुलते स्ट्रक्चर की दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ये जाके उन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर देती हैं और उसकी एक्टिव उसे ब्लॉक कर देंगी और एसिटाइल कोलिन को वहां पे बाइंड नहीं करने देंगी। और अल्टीमेटली आपकी जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लिनिकली ये यूजफुल होती है सर्जरी में, स्पेशली मसल रिलैक्सेशन के तौर पे, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे ये यूज की जाती है। अब इसमें दो ड्रग्स हैं, पढ़ेंगे हम। एक आपकी ट्यूबोक्यूरारिन है, एक सक्सेनाइल कोलिन है। अब दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है 19-20 का फर्क है उसमें। अब इस चीज को ना हमें जरा समझना है कि ये वर्किंग कैसे होगी। अच्छा, जो ट्यूबोक्यूरारिन है उसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है। नॉन डीपोलराइजिंग का मतलब है कि जो आपके डीपोलराइजेशन कॉज नहीं करती। अब डीपोलराइजेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा से ना पिक्चर को देख लेते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपका जो सेल का इनर एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म की बात जो हम करें, साइटोप्लाज्म में नेचुरली आपके नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है ज्यादा, ठीक है। तो अब अगर जब आपकी गेट वे ओपन होते हैं, ठीक है, कोई भी गेट ओपन हो रहा है और मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रही है, और उसके रिजल्ट में हो रहा क्या है कि आपकी इनसाइड द सेल नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इनसाइड द सेल आपकी सॉरी, इनसाइड द सेल आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। पहले नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी में क्या था, रेस्टिंग पे था, आपका सेल सोया हुआ था। अब वो ओपन हुआ और पॉजिटिव चार्जेस ने इनसाइड द सेल आना शुरू किया, तो वो जो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है उसको हम बेसिकली बोल देते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो डीपोलराइजेशन को ना होने दें, तो वो कौन सी है, वो है आपकी ट्यूबोक्यूरानिन। वो भी आके सिंपली इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है और इसे ब्लॉक कर देती है, और आपकी फर्दर क्या होती है, बाइंड करेगी, कॉम्पिटेटिवली बाइंड करेगी और उसे ब्लॉक कर देगी। और नॉन डिपोलराइजिंग मतलब वो चैनल को ओपन करने ही नहीं देती सिंपली। और कौन से रिसेप्टर्स पे काम करेगी, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, और एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं करने देगी। और इस तरह से आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इनहिबिट करती है। मतलब ये ज्यादातर जो ये आपके बेसिकली जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है ना, एक तो गैंग्लिया में हमने कहा प्रेजेंट है, गैंग्लिया पे तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर काम करेंगे। अभी हमने बोला न्यूरोमस्कुलर, तो ये बेसिकली ये जो मसल्स में रिसेप्टर्स होते हैं ना वो निकोटिनिक होते हैं। तो मसल्स में मसल्स क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो बेसिकली जब मसल्स में ये आकर ये ब्लॉकेज कॉज कर देगी तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। और हमें वही चाहिए सर्जरी में, क्योंकि अगर सर्जरी में आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होंगे तो फिर जो प्रॉपर ऑपरेट करना वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। स्टिचेस का इशू आ सकता है, कट का इशू आ सकता है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, और ट्यूबोक्यूरानिन एक मसल रिलैक्सेंट है। तो ये बेसिकली आप बाद में यही मेंशन है कि कॉम्पिटिटिवली बाइंड करते हैं और एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं करने देते। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये आपकी एडजुवेंट ड्रग है एनेस्थीसिया के साथ। यानी कि एनेस्थीसिया क्या होता है, बेसिकली ऐसी दवाई होती है जो सेंसेशंस को प्रिवेंट करती है, पेन प्रोड्यूस, ऐसा समझ ले पेन फील नहीं होता, ठीक है। ऐसे ड्रग्स है जो पेन फील नहीं होने देती, और उन्हीं के साथ ये यूज होती हैं एज अ मसल रिलैक्सेंट। किस किस चीज में यूज होती हैं, ये आपकी इंट्यूबेशन के लिए यूज होती हैं ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है। तो इंट्यूबेशन क्या होती है, इंट्यूबेशन बेसिकली होता है ट्यूब इंजर्शन, ठीक है, ट्यूब इंसर्ट करना। अब ये देखें बहुत सारी डिफरेंट सर्जरीज होती हैं जिनमें आपको कुछ केसेस में ऐसा होता है आपको ओरल ट्यूब एंटर करनी पड़ती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको नोज के थ्रू आपको ट्यूब एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो इंट्यूबेशन
इस दोनों केसेस को क्या बोलते हैं, इंट्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, ये फिर इस पर्पस के लिए यूज होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स हम इनकी देख लें तो ये बेसिकली इंजेक्टेड फॉर्म में इंट्रावीनस दिए जाते हैं, ठीक है। ये ये जो है ना आपके जो पेनिट्रेशन है इनकी मेम्ब्रेन से वो पुअर है। ये क्योंकि इनका जो नेचर है वो क्या है, आयोनिक नेचर है, आप ऐसे समझ ले पोलर नेचर है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इतना अच्छा क्रॉस नहीं कर सकते, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, ये जो है मेटाबोलाइज नहीं होती, ये डायरेक्टली अनचेंज फॉर्म में यूरिन से पास आउट होती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इनका नहीं होता क्योंकि ये इतनी पोलर है कि ये डायरेक्टली यूरिन की फॉर्म से इजीली रिमूव हो सकती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट ड्रग वो है सक्सिनाइल कोलिन और डीपोलराइजिंग एजेंट। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ड्रग ऐसी है जो डीपोलराइजेशन कॉज कर रही है लेकिन उसके साथ साथ वो ब्लॉकिंग भी कॉज कर रही है, जबकि डीपोलराइजेशन का तो मतलब ही यही होता है कि आपका एक्टिवेशन, सेल एक्टिवेशन। अब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ज़रा समझ लेते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है, ये बेसिकली वही हम वापस से देख लेते हैं। अब ये जो ड्रग है ना ये अब बाइंड करेगी, अब सपोज ये न्यूरोट्रांसमीटर की जगह सक्सिनाइल कोलिन है, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन ने आके रिसेप्टर पे बाइंड किया। अब ये करती ये है कि एक ये ना रिसेप्टर को ज़्यादा ओपन कर देती है, ज़्यादा मूवमेंट होती है आयंस की, मूवमेंट ज़्यादा होगी तो डिपोलराइजेशन का जो फेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली होता है, ठीक है। डिपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इतनी ज़्यादा डिपोलराइजेशन हो जाती है सक्सिनाइल की कोलिन की वजह से कि जब वो देखें, हमेशा जब भी आपकी सेल एक्टिवेट होता है ना उसके या रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसके बाद डीएक्टिवेशन का भी एक टाइम उसे चाहिए होता है, फिर वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे वापस आता है। तो जब तक ये एक्टिवेशन से वापस से डीएक्टिवेशन हो रही होती है, ये जो दरमियान वाला पीरियड होता है इसमें कोई भी ड्रग आके इस पर बाइंड नहीं कर सकती। तो बेसिकली सक्सिनाइल कोलिन की वजह से इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डीपोलराइजेशन होती है कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए, कि दोबारा जो रिकवरी फेज होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है। मतलब क्विकली उसने रिस्पॉन्स दिया, क्विक डिपोलराइजेशन हुई और उसके बाद काफी टाइम के लिए प्रोसेस सब स्टॉप हो गई, ठीक है। वो मूव वापस से रिपोलराइजेशन हो रही है और वो स्लोली स्लोली हो रही है। और जो स्लो वाला टाइम होता है ना वो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होता है। मतलब हम यही चाह रहे हैं ना कि एसिटाइल कोलिन आके इससे बाइंड ना करे और पैरासिम्पैथ